नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं कीर्ति राजौरा। नेपाल में रसुवा जिले के भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ का कहर। अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि। काठमांडू में मौजूद बीबीसी संवाददाता प्रदीप बसियाल बताएंगे कि इस नेचुरल क्लाइमेटी का स्केल कितना बड़ा है। ये भी जानने की कोशिश होगी कि नेपाल में इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी वजह है और इसका पूर्वानुमान करना क्यों चुनौतीपूर्ण है। बताएंगे बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन खड़का। लेकिन इससे पहले कि हम इस बड़ी खबर पर चर्चा करें, दुनिया की बड़ी खबरों के लिए चलते हैं सुमिरन के पास। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। तो ये हैं आज की कुछ न्यूज अपडेट्स। रूस में ईरान के राजदूत ने बताया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मुलाकात कर सकते हैं। उनका कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रैडक्लिफ कल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। रैडक्लिफ की यात्रा का कार्यक्रम पहले से अनाउंस्ड नहीं था। ना तो अमेरिका और ना ही रूस ने अभी तक इस यात्रा की पुष्टि की है और ये भी नहीं बताया है कि रैडक्लिफ आखिर मिलेंगे किससे। अमेरिका और रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आमने सामने बातचीत काफी कम देखने को मिलती है। फ्लाइट की जानकारी से पता चला कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य विमान कल लातविया के रास्ते अमेरिका से रूस पहुंचा। रूस यूक्रेन में पेट्रोल स्टेशंस पर लगातार हमले कर रहा है। अब तक यूक्रेन के 200 से ज्यादा फ्यूल स्टेशंस पर हमले हो चुके हैं। फ्रंट लाइन के पास कुछ गांवों में अब ईंधन की कमी हो गई है। मंडे को यूक्रेन के उत्तर पूर्व में स्थित एक शहर में 2 पेट्रोल स्टेशंस पर रूसी ड्रोन से हमले हुए। वहीं रूसी तेल रिफाइनरीज पर यूक्रेनी ड्रोन भी लगातार हमले कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने H1N1 स्वाइन फ्लू को लेकर मेडिकल एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। IMA ने कहा है कि भारत में मॉनसून के दौरान स्वाइन फ्लू के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। IMA के मुताबिक H1N1 के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में दर्द, शरीर में तेज दर्द, थकान, सिर दर्द और नाक बंद होना शामिल है। बच्चों में उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं। दुनिया की मशहूर कंट्री म्यूजिक सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी टीम ने BBC के अमेरिकी सहयोगी CBS को दिए एक बयान में कहा, कैंसर से बहादुरी से लड़ने के बाद डॉली ने अपने प्रियजनों की मौजूदगी में एक कैंसर सेंटर में दुनिया को अलविदा कहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब चर्चा के लिए वापस स्टूडियो चलते हैं। बैक टू यू कीर्ति। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक बुरी खबर आई है। नेपाल में आज सुबह रसुवा जिले के भोटेकोशी नदी और त्रिशूला नदी में आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। जिस इलाके में ये बाढ़ आई वो तिब्बत से सटा हुआ है और चीन के साथ नेपाल के मुख्य ट्रेड रूट में आता है। इस बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। अलग अलग जिलों में तमाम लोगों की मौत की खबरें भी हैं। बाढ़ की जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, वो देखने में बेहद डराने वाले हैं। बाढ़ के कारण नेपाल में भारी नुकसान होने की भी खबर है और ये बात तस्वीरें और वीडियो खुद बयां कर रही हैं। ऊपर से तेजी से नीचे की तरफ बहते पानी में कई गांव और घर बह गए। नेपाल में बाढ़ से कई सड़कों, ब्रिज, पन बिजली बांध यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट समेत सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। मिल रही खबरों के मुताबिक फिलहाल नदी के निचले इलाकों में कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिले रसुवा और नुवाकोट बताए जा रहे हैं। हालांकि गोरखा और ढाडिंग भी बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि रसुवा और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से हुए नुकसान की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ है। अब से कुछ देर पहले मैंने नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जो जानकारी दी वो कुछ इस तरह थी कि वहां पर 384 पर्यटकों के लापता होने की खबर बताई गई। हालांकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है जो अब 400 के करीब पहुंच गया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यानी 105 के करीब भारतीय पर्यटक बताए जा रहे हैं। इनके अलावा लापता लोगों में ब्रिटेन, अमेरिका, मलेशिया और अफ्रीका से आए कई टूरिस्ट भी शामिल हैं और आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
नेपाल में आई इस आपदा का असर कितने बड़े इलाके पर पड़ा है, ताजा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की काठमांडू में मौजूद बीबीसी संवाददाता प्रदीप बसियाल से, जो कि सुबह से ही पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ कृति जी, ये बहुत अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ है नेपाल में। अचानक सुबह 9 बजे के आसपास से है इवेंट इमर्ज हुआ है। उसके बाद एक तरह का कियोस है जहाँ पर भी, क्योंकि ज्यादातर लोग को अभी भी घटना का स्केल पता नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी हम शाम के 7 बजे करीबन बात कर रहे हैं नेपाल टाइम पे, उस समय पे 31 देश का पुष्टि हुआ है, लेकिन मिसिंग का नंबर बहुत ज्यादा है। करीबन 400 से टूरिस्ट जो मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले थे नेपाली, एंड करीब 300 फॉरेनर्स, जिसमें भारतीय भी 100 से ज्यादा है, उनका मिसिंग का खबर है। पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल, आर्मी, पुलिस और बॉर्डर फोर्स, उनके करीबन 80 लोग, 80 सुरक्षाकर्मियों मिसिंग है। वो जगह जोन रूट है वो रसुआ नुआकोट का, वहां पर बहुत सारी हाइड्रो पावर है, क्योंकि वो फास्ट फ्लोइंग करंट वाला नदी है। उसके लिए उस नदी में बहुत सारी हाइड्रो पावर है। आपको संख्या बताएं तो 13 पावर स्टेशन है, जिसमें एक सोलर है, बाकी 12 हाइड्रो पावर है। उसमें बहुत सारी नुकसानी हुआ है। करीबन अधिकारियों ने बोल रहा है करीबन 500 मेगावाट के आसपास का जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था वो अभी डिस्टर्ब है उसके। लेकिन उससे भी ज्यादा बात उसके भी ज्यादा टेरराइज करने वाली बात यह है कि बहुत सारे वर्कर्स जो वो हाइड्रो पावर्स में काम करने वाले थे, एक हाइड्रो पावर कंपनी का ऑनर ने सोशल मीडिया में लिखा था करीबन 60 उनका वर्कर मिसिंग है। वो तो एक ही इंसिडेंट है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा हो सकता है। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, तो हम जो आंकड़ा देख रहे हैं वो करीब 400 को छूता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से 100 से ज्यादा भारतीय लोग भी हैं। तो क्या इनसे किसी तरीके का कोई संपर्क हो पा रहा है? इनसे जुड़ने की किस तरीके की कोई कोशिश की जा रही है? किस तरीके से अगर की जा रही है तो कैसे? 400 जो नंबर आपने बोला है वो तो सिर्फ यात्रियों का है जो मानसरोवर जाने वाले थे। उनको टूरिज्म बोर्ड में जो कंपनी ने उनको हायर किया था, वो लाने वाले थे, जो टूर कंपनी, उन्हें रिपोर्ट किया है, उसी तरह उनका डिटेल्स आया है। लेकिन बहुत सारे लोकल थे, क्योंकि वो स्कूल जाने वाले टाइम थे। रिपोर्ट आ रहा है कि सम स्कूल बसेस भी मिसिंग में है, एंड बहुत सारे शॉप्स है वहां पर। एक्चुअली बताए तो हमें अभी भी इसका एक्चुअल स्केल मिसिंग नहीं है। अब नेपाल के परराष्ट्र मंत्री ने कुछ देर आगे आज पार्लियामेंट में एड्रेस किया था। उन्होंने वहां पर कहा था कि बहुत सारे लोकल भी मिसिंग में से है, बहुत कस्टम ऑफिशियल्स, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स भी मिसिंग में से है। एंड जब आप वो फुटेजेस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो आया है चाइनीज साइड से, नेपाली साइड से, उससे देखा जाए तो मिसिंग संख्या बहुत ज्यादा हो सकता है। जो आ रहा है उसकी जो इमर्ज हुआ है उसके भी बहुत ज्यादा हो सकता है। जी प्रदीप जी, फिलहाल अगर हम बात करें एक देखते हुए कि ये एरिया जो है कितना बड़ा एक एरिया जो है वो इफेक्ट हुआ है, और अभी क्या वहां पर हालात बने हुए हैं? इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चाइनीज एक्सपर्ट से भी कुछ देर आगे बात किया था। उसने बताया था ये बॉर्डर पॉइंट में है नेपाल साइड से, बट उन्हें भी बताया ये प्रारंभिक जानकारी है, अभी वो पुष्टि कर नहीं सकते। लेकिन एक बात क्लियर है, ये ज्यादा डीप इनसाइड तिब्बत नहीं हुआ है, बॉर्डर रीजन में कहीं पर इमर्ज हुआ है। और देखे तो ये मेजर बॉर्डर पॉइंट है नेपाल चाइना के ट्रेड होने वाले। वहां से रसुआ नुआकोट करीबन आप
डेढ़ सौ आसपास के लेंथ है, जहाँ पर एक हाईवे, मेजर हाईवे टच होता है, जो काठमांडू से निकलने वाले हाईवे, वहाँ से चितवन तक जाता है। ये जो वाटर का फ्लो है वहां से गंडक होते हुए भारत तक करीबन कह सकता है डिस्टेंस में करीब 250-300 के एरिया कवर करते भारत तक पहुंचने से आगे। डाउन स्ट्रीम में नेपाली अधिकारियों ने चितवन, जो साउदर्न प्लेन्स है नेपाल के तराई भाग में, वहां तक भी अलर्ट किया था। नदी के आसपास अलर्ट जारी किया था। भारत में भी, बिहार में कुछ जगह पर अलर्ट जारी हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट हम इजीली इमेजिन कर सकता है। अगर इसके इम्पैक्ट आपको और स्पष्ट पिक्चर में बताए तो करीबन 19 ब्रिजेज को तबाह किया है कि ये फ्लड ने। ये थे काठमांडू से प्रदीप बस्याल। नेपाल में ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये बाढ़ तिब्बत से नेपाल की ओर बहने वाली फोटेकोशी नदी में गिरी बर्फ के पिघलने की वजह से आई थी। इसके साथ ही बाढ़ त्रिशूली नदी में भी आई। लेकिन असल में ये हालात बनते क्यों हैं, ये जानने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की बीबीसी संवाददाता नवीन सिंह खड़का से। देखिए, ये जो है, ये जो सीमावर्ती इलाका है नेपाल और तिब्बत, इसके बीच कहीं है, और ये कहाँ है एग्जैक्टली, जो लोकेशन है ये अभी भी वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे जो है चाइनीज साइड से तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन ज्यादा कुछ वहां से नहीं आ रहा है। सिर्फ जिन्हुआ का एक न्यूज आया है, वो कहते हैं कि ये मड स्लाइड है, जो मड है, जो हम जो लैंडस्लाइड होता है, वो सिर्फ उतना ही बता रहे हैं। लेकिन ग्लेशियोलॉजिस्ट से जो मैं संपर्क कर रहा हूं वो बता रहे हैं कि ये शायद ये कोई रॉक और आइस का एवलांच हो सकता है, जो नीचे आके जो दरिया है नीचे, वो दरिया को, वो नदी को उसने रोक दिया था कुछ समय, और बाद में जब वो पानी की सतह बहुत बढ़ा तब वो फट गया। ऐसा अभी तक का थ्योरी एक तरफ से आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म करना बाकी है कि यही हुआ या नहीं। कई लोग हिमताल की बात भी कर रहे हैं, वो भी पुष्टि नहीं हुआ है। और इसमें परेशानी ये है कि देखिए अभी मॉनसून का सीजन है, तो बादल काफी है, तो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो क्लियर नहीं आ रहा है। बादल जो है सैटेलाइट को अच्छी तरह से पेनिट्रेट करना नहीं देता है, तो इसीलिए ये टाइम लग रहा है। इसको देखना बाकी कि एग्जैक्टली कहां है, लेकिन ये सीमावर्ती इलाका में पक्का वहीं से आया है। अच्छा नवीन जी, जो अभी नेपाल की जियोलॉजिकल जो पोजीशन है वो कैसी है? क्योंकि इस हिमालयन रेंज में कभी फ्लैश फ्लड आते हैं तो कभी अर्थक्वेक। अब ये ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है? ये जो है, ये हिमालय जो रेंज है, जो पूर्व की तरफ भी है हिमालय, सेंट्रल हिमालय बोलते हैं हम, वेस्टर्न में इंडिया का है, उसके बाद फिर काराकोरम आता है। तो नेपाल में जो है ईस्टर्न हिमालयस और सेंट्रल हिमालयस का कुछ भाग होता है, और वो तिब्बत में भी फैला हुआ है। तो देखिए ये तो बॉर्डर की बात है ना, तिब्बत में भी ये हिमालयस हैं, नेपाल में भी है। तो वहां देखिए काफी मतलब कठिन जो है उसका भूगोल है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है 7,000 8,000 मीटर्स 7,000 मीटर्स, इतना ऊंचे पहाड़ वहां काफी सारे होते हैं। तो वहां से ये नदियां जो है ये आते हैं बहुत सारे। देखिए भारत का जो गंगा बेसिन है, गंगा जो है वो जो है ड्राई सीजन में नेपाल से जो नदियां आते हैं वो उसका 60% जो है नेपाल के नदियां से गंगा का बहाव में आता है, 60% ड्राई सीजन में। और उनमें से काफी नदियां जो है वो तिब्बत से भी आते हैं, सबके सब नहीं आते हैं लेकिन तिब्बत से भी आते हैं। ये जो आया है ये उस ओर से आया है, तो वो काफी कठिन है। और जो हम जलवायु परिवर्तन का बात करते हैं, इस संदर्भ में जो है वहां का जो ग्लेशियर्स है वो काफी तीव्र गति से पिघल रहा है। इसकी वजह से जो है देखिए पहाड़ जो है काफी कमजोर बन रहे हैं, क्योंकि जो सीमेंट होता था, जो आइस होता था, बर्फ होता था, वो सीमेंट का काम करता था, अब वो द्रुत गति में पिघल रहा है। इसलिए पहाड़ जो है, चट्टान जो वो नीचे आ रहे हैं, इसलिए हम इतने सारे जो है ये जो डिब्री हम देखते हैं, डिब्री फ्लो देखते हैं। और देखिए भूचाल का तो है ही, तो भूचाल और जलवायु परिवर्तन का संगम। अभी इस बार जो है ये भी कहा गया है कि तकरीबन 4.5 रिक्टर स्केल का उसी इलाके में कहीं भूचाल गया था, तो शायद वो भी ट्रिगर हो। अगेन फिर भी मैं बोलता हूं अभी सब कुछ कंफर्म कंक्लूजन नहीं आया, ये आने बाकी है। लेकिन हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले से ही ये जो है ज्योग्राफी काफी मुश्किल था,
क्लाइमेट की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सारे के सारे जगह जो है काफी डिस्टेबलाइज हो गए हैं। और जो है वो डिस्टेबलाइज जब होते हैं, जब नीचे आते हैं ये जो चट्टान, ये जो बोल्डर्स या सेडिमेंट्स, उसको नदियां जो है कुछ देर तो वो रोकते हैं, लेकिन वो फूट जाते हैं और नीचे आते हैं। और नीचे आके ये तबाही जो हम देख रहे हैं, ये द्रुत गति से ये बढ़ता ही जा रहा है और वैज्ञानिकों का चेतावनी है ये बढ़ता ही जाएगा। सर, हम एक तरफ डेवलप टेक्निक की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये सब जो देख रहे हैं, तबाही जो है उसका एक अलग मंजर हम देख रहे हैं। तो क्या इस तरीके की तबाही को पहले से डिटेक्ट करने के लिए क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? क्योंकि जहां हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, वहीं हम यहाँ पिछड़ रहे हैं। और अगर इस तरीके की टेक्निक है तो वो किस तरीके से काम करती है? देखिए, सन 2016 में एक बार ऐसा ही बाढ़ आया था। ये दूसरा भोटेकोशी था। ये भोटेकोशी, यहाँ वहां 2 भोटेकोशियां हैं वो दूसरे भोटेकोशी था पूर्व की ओर, वहां से आया था वह। तब देखिए भारत में काफी चिंता बढ़ा था क्योंकि वो बहुत बड़ा आया था। और हमने उस बार जो ग्राउंड में जाके हमने ये कवर किए थे और हमने ये एक्सपोज किया था कि चीन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। तो अभी देखिए, अभी तकरीबन 10 साल बाद जब मैं आज पूछ रहा हूं उन अधिकारियों से, तो वो कहते हैं कि तकरीबन वही हिसाब है कि हमें कोई जानकारी नहीं आती है। तो मैं इसका जड़ जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्यों होता है। तो देखिए, ये भी है कि जो भूगोल है काफी मुश्किल भूगोल है, और उसमें भी ये कहा जाता है कि इतने सारे पहाड़, इतने सारे ग्लेशियर्स हैं, इसका मॉनिटरिंग हो सकता है, कर रहे हैं या नहीं। ये प्रश्न जो है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आ रहे हैं। ये मॉनिटरिंग हो रहा है, इसका कोई जानकारी है? कोई कहते हैं कुछ हो रहा है, कोई कहते हैं पता नहीं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो है शेयरिंग होता है नहीं। ट्रांस बाउंड्री, क्रॉस बॉर्डर, जो चीन को या तिब्बत से जो नेपाल में आना चाहिए, उसके बाद नेपाल से इंडिया में जाना चाहिए, ये जो ट्रांस बाउंड्री कम्युनिकेशन है ये हो पा रहा है या नहीं। यूएन का जो देखिए अर्ली वार्निंग, यूएन हमेशा अर्ली वार्निंग का बात कर रहा है ये आपदा के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो है ये हम नहीं देख रहे हैं। ये काफी मतलब चिंता का विषय है। जी, ये चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन चिंता का विषय एक ये भी है कि नेपाल में जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की जान गई है, अब ऐसे में भारत में जो बिहार सटा हुआ है नेपाल से, जो राज्य है भारत का, वहां पर किस तरीके के असर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि नेपाल में जो तबाही मची है, क्या उसका असर बिहार में भी हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो नदियां जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा का जो है वो जो कैचमेंट जो है 60% जो है पानी, खास करके ड्राई सीजन में, वो नेपाल से ही आता है। तो ये जो मॉनसून है, अभी तो वेट सीजन है, कुछ कम होगा उससे, लेकिन सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए जो है नेपाल से जो बहाव आता है उसका तो भारत में इसका काफी महत्व रहता ही है। अगर बाढ़ आता है और बाढ़ के साथ साथ जो इतने जो ये गिगरान है, जो डेब्री फ्लो है, देखिए काफी पावरफुल होते हैं। ये पानी का बहाव से भी पावरफुल होते हैं। ये सारे के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को समेट लेते हैं, भगा लेते हैं। तो ये जो है इसका इंडिया के लिए तो डायरेक्ट इसमें कंसर्न है। अगर उससे भी ज्यादा हो तो बांग्लादेश को भी चिंता होता है। तो देखिए, ये मतलब ट्रांस बाउंड्री इशू है, इसमें तो काफी मतलब महत्वपूर्ण बात है ही। आपने सुना नवीन सिंह खड़का को। नेपाल सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए चीन और भारत के साथ बातचीत चल रही है। सरकारी प्रवक्ता सास्मित पोखरेल ने कहा, चीन और भारत की सरकारों के साथ बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से समन्वय किया जा रहा है। दोनों ने ही नेपाल को जरूरी मदद देने का भरोसा दिया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी टीम्स हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से बात की है और बाढ़ से हुई मौतों पर दुख जताया है। इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ है। इधर नेपाल में स्थिति देखते हुए बिहार सरकार सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार के सीएम को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि जाऊंगा। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए हमने ऑफिशियल से तिब्बत जाने को कहा है। उन्होंने कहा, लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए और इस तरह की आपदा फिर ना हो, इसके लिए बेहतर मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। और जाते जाते अपने व्यूअर्स को अपडेट दे देते हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के मुताबिक और नेपाल पुलिस का कहना है कि बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। तो आज दिन भर में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।